नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। नेताओं की धड़कन तेज है क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने नाम का इंतजार है। नाम लिस्ट में रहता है तभी आज की रात सुकून की नींद आएगी, नहीं तो हालात कहीं खुशी कहीं गम वाले होंगे। लोकसभा चुनाव की जंग का मैदान तैयार है और बीजेपी भी सर पर दौड़ रही है। पहली लिस्ट तैयार है, बस किसी चीज का इंतजार है तो वो है ऐलान का, यानी टारगेट सेट है। लोकसभा की दहलीज पर पहुंचाने वाला टिकट लॉक हो चुका है और इसमें किसे खुशी मिलेगी और किसे शौक लगेगा ये तो वक्त बताएगा। हाँ, इतना जरूर है कि पहली लिस्ट में 370 की झलक जरूर दिखेगी और पहली सूची में पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हो सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो संभावना यही है कि राजस्थान की करीब 7 से 8 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं और पहली लिस्ट में ही इसकी घोषणा हो सकती है। तो लिस्ट आने वाली है और आज बात इसी मुद्दे पर। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता मनीष पारिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र आर्य जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जामनी जी भी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। मनीष जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे सीसी की बैठक में। लगातार मंथन नामों को लेकर चल रहा है, क्या उम्मीद की जाए कि आज पहली सूची आ जाएगी? जिस तरह से तेजी के साथ तैयारी में बीजेपी जुटी हुई थी और पहली लिस्ट का भी अनुमान आज के लिए लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल श्वेता, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की अनूठी कार्य पद्धति आप देखने को मिलेगी, जिसमें मोदी की गारंटी है लेकिन पूरी गण परिषद पूरी आपस में समन्वय के साथ 19 प्रदेशों के सभी नेता, जो प्रमुख नेता हैं, कोर कमेटियां हैं, वो वहाँ मौजूद हैं और सब आपसी समन्वय, सहयोग और जो समीकरण है उसके आधार पर टिकट के नाम पर विचार करेंगे, मंथन होगा। सही बात तो ये भी है कि पूरे 5 साल तक जो जिस मैकेनिज्म से बीजेपी काम करती है तो बहुत कुछ बचता नहीं है करने को, क्योंकि वो सब काम पहले ही हो चुका होता है और जो सर्वे है, सहमति है और समीकरण है, इन 3 के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने टिकटों का ऐलान करती है। तो माननीय मोदी जी, जो दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हैं, उनके नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, ये इनके नेतृत्व में सब मिलकर वहाँ पर तय करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैकेनिज्म तय है और जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो अनुशासित सिपाही की बात है वो भी तय है। और चूंकि बड़ा चुनाव है तो निश्चित तौर पर मानसिकता पहले से भी हो सकती है, लेकिन सबकी आपस में सहमति और जो प्रदेश में रिपोर्ट्स हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं की राय है, उनके जो कोर कमेटी के लोगों के अपने समीकरण है, उसके आधार पर निश्चित तौर पर ये फैसला होगा। ठीक है, सर्वे, सहमति और समीकरण के आधार पर यहाँ तय हो जाएगा, जिस तरह से मनीष जी कह रहे हैं। राजेंद्र आर्य जी, कांग्रेस अपने आप की तैयारियों को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि अभी 11 लोकसभा सीटों पर संवाद कार्यक्रम हो चुका है, बाकी लोकसभा सीटों पर भी जाना है, अंदरूनी कलह की भी बातें सामने आ रही हैं, उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा हो रहा है, लेकिन अभी कुछ तय नहीं हो पाया। कितना इंतजार कांग्रेस की लिस्ट को लेकर कर रहा होगा, या फिर अभी तक तैयारियां कहाँ तक पहुंची है? देखिए श्वेता जी, जहाँ तक इस लोकसभा चुनाव की बात है तो निश्चित रूप से देश का सबसे बड़ा चुनाव है और उसके लिए पूरी अभी कार्यक्रम आ जाने दीजिए, चुनाव आयोग तिथियां घोषित करता है, उसके बाद कार्यक्रम, और उसके साथ में ही तमाम तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो उस लोकतंत्र पे पूरी दुनिया की नजरें रहती है, चाहे संवैधानिक संस्थानों की बात हो, चाहे लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस की बात हो, उन सब में जो नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है, राजनीतिक भाषा बदली है या विद्वेष की भावनाएं जो आपस में चली है, उसका भी है। और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह, तो मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरीके का कोई अंतरकलह नहीं है। हम चुनाव पूरी ताकत से लड़े, 23 का मतलब विधानसभा का, उस चुनाव के अंदर भी हमारा 0.2% का फासला था और हम करीबन 11 सीटों के ऊपर मेजॉरिटी में थे, सांसद लोकसभा के अंदर भी। तो आप इस चीज को समझिए, आज यहां पर मोदी जी के जो चहेते सांसद हैं या चहेते मंत्री हैं, उनके बारे में जोधपुर में क्या बोला जा रहा है,
सवाई माधोपुर में क्या बोला जा रहा है, चित्तौड़गढ़ में क्या बोला जा रहा है, और तमाम जो लोग हैं उनके लिए ये कहा जाता है। इसका मतलब ये है, और आप ही अक्सर इस चर्चा भी कर रहे हैं, पूरे देश में भी ये चर्चा है कि इस बार इतने लोगों की टिकटें कटेगी। अगर वो चेहरे फेल हो गए, इसका मतलब मोदी जी के चेहरे पे जीते हुए लोग अगर फेल होते हैं तो इसका मतलब मोदी जी फेल होते हैं। आज राजस्थान के अंदर जो झूठ और फरेब फैला के ये चुनाव जीते थे, आज मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं, हमारे कारोबारी सुरक्षित नहीं, पूरा का पूरा परिवार आत्महत्या कर लेता है, अधेड़ रेल के आगे कूद रहे हैं, बच्चियों को गांव से उठाया जा रहा है, स्कूल से उठा लिया, रास्ते से कहीं से भी, मतलब इवन आईसीयू के अंदर भी कोई महिला मतलब मरीज है वो सुरक्षित नहीं है। तो ये जो चीजें हुई ना, उससे आज राजस्थान के 8 करोड़ प्रदेशवासी इस बात से सहमत हुए कि उनसे जो 2023 नवंबर में जो वोटिंग के दौरान गलतियां हुई थी, उन गलतियों को वो नहीं दोहराएंगे। और कांग्रेस पार्टी, चूंकि हम आज मैं ये नहीं कहता कि इतने लोगों की हम सूची निकालें, नहीं, अभी चुनाव कार्यक्रम आ जाने दीजिए और उसके बाद में जैसे जैसे ये चीजें प्रगति करेगी वैसे वैसे प्रत्याशियों की सूचियां भी आएगी और आपको बेहतरीन प्रत्याशी मिलेंगे और निश्चित रूप से इस बार हम इनका ये जो सिलसिला है वो तोड़ेंगे। ठीक है मिथिलेश जी, एक तो पहला सवाल तो ये राजेंद्र आर्य जो कहा, क्या आप उस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जो गलती जनता अब ये सोच रही है कि नवंबर 2023 में की थी उसे नहीं दोहराना है, जबकि लोकसभा में 2 टर्म ऐसे हो चुके हैं जब राजस्थान की जनता ने 25 की 25 सीटें बीजेपी को दी। दूसरा अहम सवाल यही कि जो मीटिंग चल रही है, माना जा रहा है कि 100 नाम आ सकते हैं, तो क्या ये तय माना जाए कि राजस्थान से भी बीजेपी के जो सिंगल नाम है वो इस सूची में शामिल किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो राजेंद्र जी ने जो कहा है कि इस बार कुछ चुनावी जो समीकरण है वो बदल सकता है, कांग्रेस कोई ऐसी गुगली बोल डाल सकती है कि 1-2 विकेट ले जाए। लेकिन याद होगा राजेंद्र जी को कि जब गहलोत साहब सीएम थे, सरकार इनकी थी, तभी भी मोदी मैजिक पूरे सिर चढ़ के राजस्थानियों के सिर चढ़कर बोला। और अभी जो 6 मई नवंबर दिसंबर में चुनाव हुए, वो पूरा चुनाव केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुआ। इसलिए मोदी मैजिक की तोड़ने के लिए कोई बड़ी बॉल डालनी पड़ेगी। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 11 सीटों की बता रहे हैं, लेकिन कुछ सीटें इस बार बीजेपी के लिए चुनौती मानी जा रही है और बीजेपी अंदरूनी मान भी रही है। उसका रीजन यह है कि अगर जो बीजेपी में एक प्लान बी चल रहा है कि शायद 1-2 सीटें घट जाए तो मुख्यमंत्री बदल जाए, यानी मुख्यमंत्री को ही अस्थिर करने के लिए बीजेपी में प्लान चल रहा है। चाहे अब उसमें किसी का भी नाम ले दीजिए, बाबू सिंह राठौड़ किसका आदमी है आप मालूम कर सकते हैं, सबको पता है। अनीता भदेल किसके साथ मंत्री रही, और जिस अंदाज में मीटिंग में वसुंधरा राजे जी मुस्कुरा रही थी वो भी एक चर्चा का विषय है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वसुंधरा राजे जी के पुत्र को अगर 5वीं बार टिकट दिया जाता है तो फिर जिनका आप टिकट काटेंगे, वो जो भाजपा कहती है कि एक देश एक विधान एक निशान, तो 2 कानून कैसे होंगे? वो कहेंगे हमारा टिकट, रामचरण बोरा कहेंगे मेरा टिकट काटने का क्या लॉजिक बनता है? जब वसुंधरा जी के पुत्र को आप टिकट दे रहे हैं 5वीं बार, तो मैंने कौन सा लेकिन मिथिलेश जी, जो कहा जा रहा है कि फीडबैक के आधार पर, जिसे क्या वाकई में इस पर 100% जाएंगे ये, या फिर कुछ एक्सेप्शन रहेगा? देखिए, कुछ एक्सेप्शन रहेंगे, लेकिन जैसे कुछ सीटें टफ है। आप झुंझुनू में आज भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं है, नरेंद्र खीचड़ चुनाव हार चुके हैं, तो क्या ये उपराष्ट्रपति की पत्नी जी को उतारेंगे? क्या श्रवण चौधरी जो कांग्रेस के हैं उन पर डोरे डाले जा रहे हैं, जैसा कल सचिन पायलट ने बयान दिया? क्या श्रवण चौधरी को कांग्रेस से उठा के लेके आएंगे? जयपुर ग्रामीण में अभी इनके पास कैंडिडेट नहीं है। अब सतीश पूनिया जी और राजेंद्र राठौड़ जी को टिकट की रेस में है और वो कार्य समिति की बैठक में भी है, गए हुए हैं, तो क्या उनको टिकट दिया जाएगा? तो हारो को टिकट दिया जाएगा तो दूसरे कहेंगे, श्रवण चौधरी सीकर से कहेंगे सीएलसी वाले कि भाई मेरे में क्या कमी है, मुझको दे दो। तो भाजपा के सामने जो अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स है वो साधारण नहीं है। भरतपुर में रंजीता कोहली का टिकट काटकर अगर आप किसी जाटव को टिकट देते हैं क्योंकि बसपा का वोट बैंक आपको लेना है, तो वो उनके एक लिए चुनौती है। तो ऐसा इजी टास्क है नहीं, इसीलिए सब कुछ मंथन चल रहा है। क्योंकि ये ठीक है कि मोदी मैजिक चलेगा, तमाम चीजें चलेगी, लेकिन जब आपका नारा है इस बार 400 के पार, तो एक सीट पर इस मंथन में जो अमृत निकलेगा वो तो सब टिकट के आरतीयों को मिल जाएगा, जो विष निकलेगा उसको पीने के लिए कौन भगवान आशुतोष बनेगा, ये भाजपा में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। मनीष जी, अब देखिए 2 टर्म से तो पूरे 25 के 25 सांसद आपके ही जीत के आ रहे हैं।
और तीसरा टर्म भी है, इसके भी दावे किए जा रहे हैं, फिर केंद्र में सरकार बनाने को लेकर और राजस्थान में 25 सीटों को लेकर है। अब अगर कुछ सीटों को कमजोर बीजेपी खुद भी मानकर चल रही है, क्या वजह उसकी? क्या कैंडिडेट वजह है या फिर कोई और वजह है कि हम इसमें मुश्किल है हमें, यानी मुश्किल इसलिए कि सामने से कोई कैंडिडेट मजबूत है या वहां पर पकड़ नहीं हो पा रही है, इस वजह से लग रहा है कि ये थोड़ा हमारे लिए ट्रिकी हो सकता है? नहीं, वो तो योद्धा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते नहीं है कभी। बीजेपी के कार्यकर्ता योद्धा हैं जो चुनावी मैदान में जनसेवा की पूरी युद्ध लड़ते हैं, और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो विषय है जिसका भी बखान कर रहे थे 5 साल में किस तरह से महिलाओं पर उत्पीड़न हुआ, उसका सारा इन्होंने बखान किया कि तो वो सबके खिलाफ बीजेपी ने युद्ध लड़ा है। तो निश्चित तौर पर लड़ाई कभी भी कमजोर नहीं मानी जाएगी। उसी परंपरा के तहत 3-4 सीटों को जोड़ रखा है ताकि युद्ध में पूरा वो बना रहे आवेग। एक दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊं श्वेता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जो इस तिमाही में अभी अपना ही टीवी दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, और इसकी जो आर्थिक रिपोर्ट है जो भी वर्ल्ड बैंक है वो भी उसके बारे गुणगान कर रहा है कि भारत ने उस बारे में वो करी है। ठीक इसी तरह से जिन विषयों पर ध्यान देना था पूरी सैंटिटी के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ माननीय मोदी जी ने उस सरकार की गवर्नेंस पर ध्यान रखा है। इवन आपने देखा है कि चुनाव काल का जो समय है उसकी भी योजनाएं छोड़ी नहीं है, उस पर भी पूरी चर्चा हो रही है। तो जो इतनी सब्सटेंशियली बात कर रहे हैं उनको सर आंखों पे बैठाएंगे ही लोग। तो 25 सीटों की जो मुझे लगती है वो पूरी कवायद होगी राजस्थान में भी। दूसरी बात जो अभी बताया, बीजेपी के कार्यकर्ता अनुशासित सिपाही हैं, जो भी डिसीजन होगा उसको मानेंगे, एक बात। दूसरी बात वो फॉर बेटरमेंट है, वो कोई निर्णय किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए नहीं हो रहा है, ना ही कोई व्यक्ति उससे खुश होने वाले हैं। अंतोतगत्वा संगठन का मजबूती होनी चाहिए, सरकार की बहुभूति होनी चाहिए, इसलिए सब मिलकर काम करेंगे। ठीक है, सब मिलकर काम कर बीजेपी। लेकिन राजेंद्र जी देखिए, ये मुद्दे और आपने स्थिति की बात की कि क्या राजस्थान में सिचुएशन हो रही है क्राइम को लेकर दूसरे, लेकिन इनसे इस तरह का सिर्फ कांग्रेस की बात की जाए, कैंडिडेट की सिलेक्शन को लेकर क्या प्रोसेस कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो कई ऐसे अहम चेहरे थे जो बीजेपी में शामिल हो गए, कईयों से बातचीत चल रही है, माना जा रहा है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, कांग्रेस के अहम चेहरे हैं जिन्हें चुनाव लड़ाने की भी बात चल रही है। ऐसे में क्या डिस्कशन या क्या चर्चा, क्या मंथन कैंडिडेट को लेकर कांग्रेस कर रही है? क्या फोकस रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा इस बार? देखिए श्वेता जी, जाने वालों की तो हम बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ है उसको देश की फिक्र है, और जो भाजपा के साथ या मोदी जी की शरणागत हो रहा है उसको अपनी फिक्र है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, उसको समझने की जरूरत है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका छात्र संगठन है एबीवीपी ने इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अलार्म है, और ये पूरा देश क्या पूरा दुनिया के अंदर है कि भाई जो सरकार 2.5 महीने पहले बनी उसके खिलाफ उनके छात्र संगठन का कितना बड़ा आक्रोश है, एक बात। और दूसरा, मोदी जी बार बार कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बना रहा हूं। अरे भाई, आप आत्मनिर्भर भाजपा बना नहीं पाए अब तक। आप दूसरी पार्टियों के जो नेता है उन पे डोरे डालते हो, उनको कभी ईडी का प्रलोभन देते, ईडी का डर दिखाते हो, फिर पैसों का प्रलोभन देते हो, और तमाम मतलब किसी को राज्यसभा भेजते हो, जिनको आप 24 घंटे गालियां देते थे, उनके ऊपर तमाम तरीके के, मैं मतलब YouTube पे इतने भाषण सुनवा सकता हूं मोदी जी के, उन तमाम लोगों के बारे में जिनको कभी कोई मुख्यमंत्री रहा, जिसको उधर ले जाके मुख्यमंत्री बना दिया, जो स्वास्थ्य मंत्री था, आसाम का एग्जाम्पल हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे आपके बंगाल का हो, और मतलब महाराष्ट्र में तो ये सूची बहुत लंबी है श्वेता जी। तो यहां ये कहना कि ये दोहरा चरित्र है, राजनीति का ये दोहरा चरित्र, जो चूंकि प्रधानमंत्री 10 साल से सत्ता में है, लेकिन वो 60 महीने मांग के आए थे, उनसे कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने पुलवामा का अटैक कराया, वोट मांगा शहीदों के। हाँ, मैं कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं, देखो श्वेता जी, मैं इस चैनल के ऊपर बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं, क्योंकि देखिए उस वक्त जो राज्यपाल थे उन्होंने कहा था कि मैंने अलार्म किया था कि सिक्योरिटी फोर्स से इनको मतलब प्लेन दे दिया जाए, और आप छोटे मोटे लोगों को प्लेन से रेस्क्यू करवाते हो, और आपने जो हमारे सैनिक थे उनको आपने बस के अंदर भेजा, और आज तक नहीं पता चला कि वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। आज उन सैनिकों के परिवारों से जाके मिलिए, वो कह रहे होंगे कि वास्तव में इस सरकार ने चुनाव जीतने के लिए हमारे 40 वीरों की कुर्बानी दी। मैं कह रहा हूं ना, राज्यपाल, कोई भी सरकार अपने सैनिकों के लिए, देखिए इस सरकार का चरित्र आपको पता होगा। 2014 में ये कैसे जीत गए, नहीं 2014 में ये कैसे जीत गए, 2014 में झूठ बोला, भ्रष्टाचार का हल्ला मचाया, और क्या हुआ, वो तमाम लोग जिनके ऊपर आरोप लगाए थे वो सीबीआई कोर्ट से बरी हुए। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं मिथिलेश जी,
जनता तो तय कर रही है ना, वोट जनता कर रही है, तय जनता कर रही है, पर कोई किसी भी तरह की रणनीति क्यों ना अपनाता रहे? तय तो जनता करके सरकार बना रही है। डेमोक्रेसी में जनता माई बाप होती है, खुद अशोक गहलोत मानते हैं, और अगर माई बाप ने किसी को आशीर्वाद दे दिया वही बेटा राजा बनता है। इसलिए ये किसी पर आरोप लगाना किसी वजह से जीत गया वो बेमानी बात है। लेकिन भाजपा के लिए कुछ पूर्वी राजस्थान में भी चुनौतियां खड़ी हो गई। धौलपुर में 4 विधानसभा सीटें हारी, और अब मनोज राजौरिया का टिकट बदलते हैं तो मैडम वाला गुट क्या करेगा? दूसरा, जिस तरीके से जसकौर मीणा मुख्यमंत्री भजनलाल जी से मिलके गई है, अब वहां बेटी और भाई, जहां जसकौर मीणा चाहती है कि उनकी बेटी अर्चना को टिकट मिल जाए, वहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चाहते हैं कि उनके भाई जगमोहन को टिकट मिल जाए। वो भी एक जंग है। तो अभी कई जंगे हैं, और ये ठीक है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए बाबू सिंह राठौड़ भले कह दे कि वो शेखावाटी के, उनका मारवाड़ में क्या लेना देना, लेकिन वो कम्युनिटी बहुत होशियार है जोधपुर वाले। उन्होंने जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहते उनके बेटे को परास्त किया, तो वो ऐसा फैसला लेंगे जो सबको चौंकाने वाला होगा। लेकिन ये जो पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद डिसिप्लिन कर रही, कहीं ना कहीं जो नए मुख्यमंत्री बने उनके खिलाफ कोई साइलेंट साजिश तो नहीं चल रही है। ये भाजपा को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ये कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं बन रही, क्योंकि ये तो तय है कि 18% वोट अगर 42% बीजेपी को मिले, 40%, पौने 40% कांग्रेस को मिले, उसके बीच में जो 18% वोट, क्योंकि मोदी जी के चेहरे पे, तो जो बीजेपी की रणनीति है वो ये होनी चाहिए कि ये 18% में सबसे ज्यादा जोड़े। अब हनुमान बेनीवाल को लाते हैं या नहीं लाते हैं, नागौर में भी इनके साथ सिचुएशन है, क्योंकि उनको भी उनकी पार्टी को 9-10 लाख वोट मिले हैं। तो ये जो 18% का वोट शेयर है, उसमें अब लालचंद कटारिया को लाते हैं कि नहीं लाते हैं जयपुर ग्रामीण में? अगर सतीश पूनिया खुद शेखावाटी के अगर यहाँ आके लड़ते हैं कि मैं साहब जयपुर ग्रामीण से लड़ूंगा, तो आप आमेर से हार गए, तो आपको कैसे दे देंगे टिकट? तो ये जो लड़ाई है कि अगर लालचंद कटारिया आते हैं तो उनको लड़ाते हैं नहीं लड़ाते हैं, अगर रिचपाल मिर्जा ज्वाइन करते हैं तो क्या फैसला होगा? तो ये कई टेक्निकल पेच हैं। और क्या उपराष्ट्रपति जी की धर्मपत्नी भाजपा के टिकट पर झुंझुनू से प्रत्याशी होगी? ये भी है, क्योंकि विजेंद्र ओला के सामने जो बबलू चौधरी को टिकट दिया गया था, वो टिकट, कहते हैं वहां के लोग कह रहे हैं स्थानीय सूत्र, कि वो भी एक समझौता था, क्योंकि बबलू चौधरी की हार तय थी और विजेंद्र ओला की जीत तय थी। ये भी तय है कि आप जितना भी आप सर्वे करा लीजिए, जो भी फीडबैक आए, जितना भी पैनल बन जाए, लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति जैसे कि आप जिक्र के समझौते वाली होती है तो आप टिकट दे देते हैं। अब अगर उसमें जीत गया तो ठीक है, वरना टिकट गंवानी पड़ती। लेकिन मनीष जी, जो भी जिक्र भी किया मिथिलेश जी ने, जो परिवारवाद की बात आप लोग कहते हैं कांग्रेस को लेकर, भाई भतीजावाद की बात करते हैं, ये बीजेपी में नहीं चलता है। लेकिन कोई कैसा भी हो, जब परिवार की बात आती है तो अपने परिवार के सदस्य के लिए चाहता है कि टिकट मिल जाए। क्या ऐसी स्थिति में भी ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं इस बार, या वाकई में बिल्कुल स्टिफ रहेगी यहाँ पर बीजेपी की नहीं, हम जिन रणनीति जो हमारी है हम उसी पर जाएंगे, चाहे फिर वो किरोड़ीलाल जी की बात हो? हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी तो आरसी में तय करना है। इनके 2 बड़े लोगों के बेटे जीत के आगे, धनंजय खीवसर और पराक्रम राठौड़, किसका बेटा बाजी मारेगा? इसलिए बात करना तो बड़ा आसान नहीं हो जाएगा, आपस में तो वर्सेस नहीं हो जाएगा। बात तो यही है, मैंने जैसे कहा कि चुनाव में जो बात है वो पार्टी अपनी राष्ट्रीय नीतियों के आधार पर देश को विकसित भारत बनाने के लिए जो संकल्प यात्रा चली थी, उसके पूरी मेजॉरिटी के साथ काम करने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो निश्चित तौर पर एक लोकप्रियता भी मापदंड होती है, और एक कुछ रूल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनको भी कंसीडर करते हैं। अंतोतगत्वा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, तो निश्चित तौर पर फैसले कोई लोहे की लकीर नहीं होते हैं। ये मैं आपको ईमानदारी से कहूँगा। जो ये यानी जिताऊ कैंडिडेट ये प्राथमिकता है, अब जो जीत के आ जाए सीट उसे ही टिकट दिया जाए। वही सहमति सर्वे और समीकरण जो बात है उसमें ही लागू होती है। अंतोतगत्वा ये नहीं है कि जो गांधी परिवार को पसंद नहीं है वो आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा, और जो गांधी परिवार को पसंद है वही लड़ेगा, इस तरह की बात नहीं है। और जो सब लोगों ने मिलकर, जो सब कोर कमेटी के लीडर, अगर 7 नेता दिल्ली में मौजूद हैं, क्योंकि बात खत्म हो रहा है। राजेंद्र जी, एक लाइन में कमेंट, बीजेपी तो लिस्ट ला रही है, आज बोला जा रहा है, तो फिर कल तक पहली सूची तो आ ही जाएगी, क्योंकि नाम भी तो बहुत सारे। लेकिन कांग्रेस की पहली सूची के लिए कितना इंतजार लगभग? देखिए, मैंने जैसा शुरू में भी कहा था कि चुनाव कार्यक्रम को घोषित हो जाने दीजिए, और हमारा अभी तमाम जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे हमारा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम भी, और जो हमारे पर्यवेक्षक AICC के द्वारा लगाए गए हैं, और उनके साथ में जो इलेक्शन कमेटी के जो लोग हैं, प्रदेश इलेक्शन कमेटी के, वो 2 मेंबर जाके भी पूरे क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं, और वो उन्होंने एक अपना पैनल और स्क्रीनिंग कमेटी के सामने ये तमाम चीजें जा चुकी है। वो कवायद चल रही है, उसके अंदर जो भी स्क्रीनिंग होने के बाद में जो क्या होगा वही निश्चित
रूप से जरूर चाहेंगे फाइनल कि होगा। 25 सीटों के लिए बीजेपी मंथन कर रही है, लिस्ट भी आ जाएगी, लेकिन क्या वाकई में आप मानते हैं कि आसान होगा बीजेपी के लिए? पिछली बार से भी टफ है इस देखिए, बार कैंडिडेट सिलेक्शन? पिछली बार से टफ है क्योंकि वो जो 18% है, क्योंकि जो 115 सीटें जीती है मोदी जी के चेहरे पे जीती जी। है, न कोई वसुंधरा जी का चेहरा था न किसी का चेहरा था। जो अब मोदी जी का चेहरे के बाद जो 18% का गैप है, उस गैप को तोड़फोड़ करने के लिए महेंद्रजीत मालवीय आ गए हैं, लालचंद कटारिया आ रहे हैं, रिचपाल मिर्धा आ रहे हैं, हो सकता है श्रवण चौधरी भी आ जाए और हनुमान बेनीवाल भी आ जाए, क्योंकि प्लान इनका जो बीजेपी का बी प्लान है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। 85 सीटें मोदी जी के चेहरे पे हारे भी हैं ये। जी चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बीजेपी की लिस्ट आने वाली है, आज देर रात भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में सीसी की बैठक भी शुरू हो जाएगी। माना ही जा रहा है कि करीब पहली सूची में 100 से 120 नाम भी हो सकते हैं। राजस्थान से भी 3 से 4 अहम चेहरे हैं जिनका तय है चुनाव लड़ना और अपनी सीट भी आते हैं, तो उनके भी नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन सबसे अहम ये रहेगा कि जो 25 सीट को लेकर रणनीति बीजेपी बना रही है उसमें कितना कामयाब होती है, क्योंकि इस बार चैलेंज बीजेपी के लिए कम नहीं होगा, फिर चाहे वो सीट को लेकर हो या वोटिंग परसेंट भी यहाँ पर बढ़ाना है, सिर्फ जीत कर ही नहीं आया है, डिफरेंस भी यहाँ पर ज्यादा हो, इस पर भी रणनीति बीजेपी बना रही है और उस पर भी काम कर रही है। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस भी यहाँ पर जुटी हुई है, कवायद जारी है कि भले थोड़ा वक्त लग जाए, भले ही सूची हमारी देर से है, लेकिन हम भी ऐसे कैंडिडेट उतारें जो टक्कर दे सके। तो अब देखना होगा कि क्लीन स्वीप बीजेपी कर पाती है या फिर सीट छीनने में कांग्रेस कामयाब होती है। कैंडिडेट पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।